बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम शैतान कहानी के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं उसे उस वक्त तक जाते हुए देखता रहा जब तक वो दरख्तों के झुंड में गायब नहीं हो गई। फिर मैंने एक गहरा सांस लिया और घर की तरफ चल पड़ा। मेरा दिमाग इस औरत में उलझा हुआ था। मुझे यकीन था कि कल फिर वो मुझे यहाँ मिलेगी और मुझसे दरख्वास्त करेगी कि मैं प्रकाश को इसके हवाले कर दूं। इसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इसके डर में नहीं आया था और अब इसके पास सिर्फ यही रास्ता था कि मेरी मिन्नतें करे। अगर सावित्री का मामला ना होता तो शायद मैं प्रकाश को इसके हवाले कर देता और इससे कहता कि प्रकाश से मुझे मिलने दिया करे। लेकिन सावित्री प्रकाश के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं चाहता था कि प्रकाश की माँ से कोई ऐसा मामला तय हो जाए कि सावित्री को भी सदमा ना पहुंचे और प्रकाश की माँ भी अपने बेटे से मिलती रहे। मैं मामले को मजीद काबिले अमल और आसान बनाना चाहता था, लेकिन प्रकाश की माँ तो बात ही खत्म करके चली गई थी। मुझे ये भी शक था कि कहीं वो सावित्री के पास ना पहुंच जाए, इसलिए मैंने फैसला किया कि सावित्री को पहले से आगाह कर दूंगा कि आजकल कुछ जराइम पेशा लोग लावारिस बच्चों को हासिल कर रहे हैं ताकि बाद में इन बच्चों को मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसकी तरह अगर मेरी गैर मौजूदगी में प्रकाश की माँ सावित्री से मिलती तो वो इसकी बातों का यकीन ना करती और प्रकाश को इसके हवाले करने से साफ इनकार कर देती। मैंने घर पहुंचकर सावित्री को अपने मंसूबे के मुताबिक कहानी सुना दी। वो कुछ परेशान हो गई और बोली, प्रकाश के बारे में तो बहुत लोगों को पता चल चुका है कि वो हमें कहाँ से मिला है, कहीं कोई इसका दावेदार भी न पैदा हो जाए। नहीं, इसका मामला कुछ और है। मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, प्रकाश के माँ बाप दावा नहीं कर सकते कि ये इनका बच्चा है, क्योंकि इस तरह तो वो खुद पुलिस केस में फंस जाएंगे। मैं प्रकाश को किसी हाल में किसी के हवाले नहीं करूंगी। सावित्री ने प्रकाश को सीने से लगाते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, इसे कोई नहीं ले जा सकता। मैंने तो तुम्हें एहतियातन ये बात बताई है कि आजकल शहर में ऐसा ग्रोह भी काम कर रहा है जो लावारिस बच्चों को किसी न किसी तरह हासिल कर रहा है। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा। अगली रात प्रकाश की माँ मुझे कचरादान के पास मिल गई। वो मेरे करीब आई तो मैंने तनसिया अंदाज में कहा, अब क्या लेने आई हो? तुम तो कह रही थी कि मेरी तबाही शुरू होने वाली है। मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे कहने आई हूँ कि मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। आज तुमसे मुलाकात इसलिए कर रही हूँ कि शायद तुमने कोई अक्लमंदाना फैसला किया हो, लेकिन लगता है कि तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो। इसने सख्ती भरे लहजे में कहा, हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया है, मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूँ। मैंने भी उसी लहजे में जवाब दिया, बस तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, बल्कि तुम खुद प्रकाश को लेकर मेरे पास आओगे। इसने गरजते हुए गुस्से लहजे में कहा। मैंने हल्का सा तनसिया कहका लगाया और बोला, चलो तो फिर ठीक है, उस वक्त का इंतजार करो जब मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। आखिरी बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं फिर भी तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि ये मामला इंसानी नहीं है। वो शैतान है जो तुम्हारे घर में रह रहा है। मैंने इसे यहाँ सही लटाया था, यहाँ से वो फना हो जाता, लेकिन तुम इसे लेके, इसका खत्म होना बड़ा जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इसने मुझे समझाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि तुम इसे मार डालोगी? मैंने हैरत और गुस्से से इसकी तरफ देखा। हाँ, इसे मरना ही चाहिए, वरना दूसरों को मरना पड़ेगा। इसे ले आओ यहाँ, इसे ले आओ यहाँ, वो बार बार बोल रही थी। रहने दो ये ड्रामेबाजी, तुम सीधी तरह इसे हासिल नहीं कर सकती, इसलिए ये कहानियां गढ़ रही हो और मुझे महसूस होता है कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं प्रकाश को किसी हाल में तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मैंने इसे अपना फैसला सुनाते हुए जवाब दिया, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसने कहा और पलटकर चली गई।
मैं फिर इसे उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो दरख्तों के झुंड में गायब नहीं हो गई। फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। एक हफ्ता खैरियत से गुजर गया। फिर एक रोज मुझे पता चला कि मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। मैंने वजह जानना चाही, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहकर निकाल दिया गया कि मैं लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ। हालांकि मैंने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया था। मैंने अपने बॉस से इनकी बात का सबूत मांगा, लेकिन उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। मैं अपना हिसाब लेकर मुंह लटका के वापस घर आ गया। सवित्री भी मेरी नौकरी चले जाने पर बेहद परेशान हुई। मैंने दूसरे रोज ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं काम ना मिला। जो कुछ मेरे पास जमा था वो एक माह के अंदर खत्म हो गया। फिर लोगों से उधार कर्ज का सिलसिला शुरू हो गया, जो ज्यादा अरसा ना चल सका, और इस तरह नौबत फाकों पर आ गई। मैं फिर भी कोशिश करता रहा कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। अब तो अक्सर प्रकाश के दूध के पैसे भी नहीं होते थे और वो बेचारा भूखा रहता था। ये मैं और सवित्री बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और खून के आंसू रोते रहते थे। फिर सवित्री बीमार हो गई। इसे मैं दवा दिलाता रहा, जो कि सरकारी हॉस्पिटल से आती थी, लेकिन सवित्री की हालत रोज ब रोज खराब होती चली गई। मैंने एक दोस्त से कुछ रकम लेकर सवित्री का मुकम्मल चेकअप करवाया तो पता चला कि वो बिल्कुल फिट है। डॉक्टरों को इसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। वो कहती थी कि कोई इसके जिस्म को छुरियों से काटता है। डॉक्टर परेशान थे कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। सवित्री चीखती चिल्लाती थी। जब इस पर दौरा पड़ता तो वो यही चीखती कि कोई इसे काट रहा है। बिल आखिर एक रोज वो मर गई और मैं पागल सा हो गया। प्रकाश की वजह से मैं जिंदा था, वरना मुझे अब जिंदगी में कोई कशिश महसूस नहीं होती थी। फिर मैं खुद भी बीमार रहने लगा। मैं सही तौर पर प्रकाश की परवरिश नहीं कर पा रहा था। एक रोज मुझे ख्याल आया कि मैं प्रकाश को आश्रम में दे दूं तो अच्छा है। ये ख्याल आते ही मुझे प्रकाश की माँ का ख्याल आया और मैंने सोचा कि प्रकाश को इसके हवाले कर दूं। अब मुझे इसकी बातें दुरुस्त महसूस होने लगी थी। मेरा सब कुछ तबाह हो गया था। इसके कहने के मुताबिक नौबत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि मैं प्रकाश को इसके हवाले करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस तरह तो इसकी बात दुरुस्त साबित हो जाएगी। मैंने फैसला किया कि मैं किसी हाल में भी प्रकाश को इसके हवाले नहीं करूंगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे आश्रम में दे दूं। लेकिन मैं ये कैसे तस्लीम कर लेता कि प्रकाश एक मासूम बच्चा नहीं बल्कि शैतान है। मेरा दिल ये बात तस्लीम करने पर राजी नहीं था कि प्रकाश शैतान है, लेकिन जो वाकया आश्रम वालों ने सुनाया था इसके बाद ये बात साबित हुई थी कि प्रकाश वाकई शैतान है। इसने एक मासूम बच्चे का गला अधेड़ डाला था और रास्ते में विनोद ने मुझे जो इस वाकये की तफसीलात बताई थी, इनसे ये साबित होता था कि प्रकाश यकीनन कोई गैर मरी चीज है। विनोद ने बताया था कि प्रकाश ने इसकी आंखों के सामने उठकर दूसरे बच्चे को दबोचा था और इसको झंझोड़ डाला था। विनोद ने दूसरे बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन प्रकाश में उस वक्त इतनी ताकत थी कि विनोद बच्चे से अलहदा ना कर सका और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद प्रकाश इसके पास से खुद ही हट गया था। मैंने घर में आकर प्रकाश को बिस्तर पर लटा दिया और इसकी तरफ गौर से देखने लगा। इसकी मासूमियत देखकर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसके बारे में मुझे जितनी भी बातें मालूम हैं वो सच हैं। फिर मुझे इसके दूध की फिक्र हुई। घर में कुछ नहीं था। मैं हमसायों से थोड़ा सा दूध ले आया। प्रकाश को चम्मच से दूध पिलाते हुए मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं प्रकाश को ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकता था। एक तो घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, दूसरी मेरी तबीयत भी अब बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी और मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं किसी वक्त भी मर जाऊंगा। दूध पिलाने के बाद मैंने प्रकाश को उठाया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं इसे इसकी माँ के हवाले कर रहा हूँ। मैं घर से बाहर आ गया, फिर इस कचरादान पर पहुंच गया जहाँ से मैं प्रकाश को उठाकर लाया था। मैं वहाँ बहुत देर खड़ा रहा, लेकिन इसकी माँ नहीं आई। लोग वहाँ से गुजरते हुए अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे। मैं खासी देर वहाँ खड़ा रहा, फिर नकाहत की वजह से एक मुनासिब जगह पर बैठ गया। खासी देर वहाँ बैठा रहा, लेकिन प्रकाश की माँ वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा कि हो सकता है वो सिर्फ रात में ही वहाँ आती हो, इसलिए मैं रात दोबारा आने का फैसला करके उठ गया और वापस घर की
तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने प्रकाश को बिस्तर पर लटा दिया। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने सूखी रोटियां उठाई और इन्हें पानी में भिगो दिया। कुछ देर बाद वो नरम हो गई तो मैंने इन्हें खाना शुरू कर दिया। मैं कई रोज से यही करता चला आ रहा था। रोटी खाने के बाद जिस समय कुछ तवानाई आई तो प्रकाश के करीब बैठ गया और इसके मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। रात 12 बजे मैं प्रकाश को लेकर घर से बाहर आ गया। मेरा रुख उसी कचरेदान की तरफ था जहां से मैंने प्रकाश को उठाया था। आज चांद आसमान पर जगमगा रहा था और हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी, जिसकी वजह से माहौल बेहद साफ नजर आ रहा था। मैं कचरादान के करीब पहुंचा और मैंने जोर से प्रकाश की मां को पुकारा और दरख्तों के झुंड की तरफ से इसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक मैंने इसका इंतजार किया। जब वो नहीं आई तो मैंने इसे फिर पुकारा। वो नहीं आई। मैं इसे पुकारता रहा और जब इसकी तरफ से मायूस हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरख्तों के झुंड की तरफ चल पड़ा। दरख्तों के दरमियान पहुंचने के बाद मैंने इसे फिर पुकारा। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 3 का विजिट करें। इसके साथ ही आप मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।